अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरीज विद फलक उस्मान। आज हमारी एक बहुत खूबसूरत सी गेस्ट है हमारे साथ, बहुत प्यारी सी, जो बहुत प्यारा काम करती हैं, मुनीबा साउद। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक हो, आप कैसी हो फलक? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। और कैसा चल रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों को आज हम इनकी स्टोरी के बारे में, इनकी सक्सेस के बारे में कुछ बताते हैं। तो स्टार्ट से बिल्कुल देखते हैं कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, कब सोचा? इंस्पिरेशन तो बस ये नेचुरल है, मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं छोटी थी तो जैसे स्पेशली गार्डन जाने की जिद करती थी कि मुझे वहाँ गार्डन लेके चलो। वहाँ तितलियाँ, फूल बस ऐसे लगते थे कि ये समझो यही मेरी ज़िंदगी है। बचपन से शौक होता है। मैं फूल तोड़ती थी, उसके एक एक पेटल को प्लक करके देखती थी कि ये कैसे बना हुआ है, इसका शेप कैसा है। बचपन से शौक था जिससे कहना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी स्कूल लाइफ, फिर प्राइमरी लाइफ। प्राइमरी से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी थी। यानी कि अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी फ्लावर्स बनाना है, हर बच्चियों का शौक होता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही था। तो मुझे 3D वर्क चाहिए था उसके अंदर। तो उस ज़माने में मैं क्या करती थी कि पेपर को पलट के उसके ऊपर हल्का सा ना वो प्रेस करते तो दूसरे पेज पे एम्बोजिंग वर्क आता था, उठा हुआ वर्क आता था। तो मेरी टीचर कहती थी तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे बस कुछ अलग सा चाहिए होता था और मैं करती चली जाती थी। फिर ऐसे ही हुआ, 7th ग्रेड में एक कंपटीशन हुआ, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ से मुझे बूस्ट मिला। पेपर के फ्लावर बनाते थे हम। अच्छा। फिर मैं पॉलीथीन के ऊपर आई। फिर जब मैं 10th ग्रेड में थी तो मेरे टीचर्स ने कहा कि कंपटीशन हो रहा है, एशियन पैसिफिक उसका है, तो पार्टिसिपेट करोगी? मैंने कहा कर लेते हैं। तो बस वो होना था शायद, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे एशिया में 3rd पोजीशन मिली क्रिएटिव माइंड के माशाल्लाह लेवल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो बस उसके बाद से मुझे था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। फिर मैं पॉलीथीन के ऊपर मजीद अलग अलग फ्लावर पैटर्न पे वर्क करती रही। बस गुलाब 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 इतना होता था कि इसको मैं प्रिजर्व कर लूँ। अब प्रिजर्व कैसे करते हैं ये समझ में नहीं आता था। तो उस वक्त बिल्कुल जैसे, अब तो खैर बहुत ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना हो गया है। 2000 में तो उतना कंसेप्ट नहीं था, वो ऑर्कट चलता था, हल्का सा गूगल याहू सर्च होते थे। तो मैं वहाँ सर्च करती थी कि रोज़ को किस तरह से प्रिजर्व करते, लेकिन ऐसा कुछ इतनी थी नहीं, लोग अपलोड नहीं करते थे, लोगों को आइडिया नहीं था। फिर मैंने जो है ना क्रेप पेपर से स्टार्ट किया फ्लावर बनाना। रोजेस बनाती थी, उसमें बड़ा रियल टच आता था क्योंकि मैं एक एक बचपन से शौक था ना, एक एक पेटल को उसकी मोल्डिंग कैसी है, उसके शेप कैसे है, तो मैं उसी को लेके चलती थी। तो आपने मतलब स्टार्टिंग से ही सिर्फ पेपर के थ्रू ही सिर्फ पेपर, टिश्यू पेपर और पॉलीथीन। फिर मेरी अम्मी का भी काफ़ी मुझे जो है ना, एक कहता है ना हेरिडिटी में आता है, वो रोजेस बना दी थी। उन्होंने कहा कि तुम वेलवेट के बनाओ। और वेलवेट जो है ना वो हर दफ़ा अवेलेबल नहीं होता, वो स्पेशल वेलवेट होता है। अम्मी ने मुझे उस पर सिखाया, उसमें भी बहुत रियल फ्लावर बनते थे। फिर जब मैंने इंटर किया तो इंटर के बाद मेरे इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देख के मुझे एजुकेटर्स ने जो अप्रोच किया कि हमें आर्ट्स कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, तो आप आ जाए। तो मैंने कहा अभी तो मैंने इंटर किया है। तो दे सेड कि नहीं, हमें सिर्फ माइंड चाहिए, क्रिएटिव माइंड चाहिए। तो वहाँ मैं अपॉइंट हुई थी एज अ आर्ट्स कोऑर्डिनेटर। तो बस जिसे कहते हैं ना कि आप जब निकलते हो, जाते हो, तो पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपोजर मिल गया ऑब्वियसली। तो वहाँ मैं एक दिन अपनी लैब में बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी, तो मेरे सामने फोम शीट रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको बना के देखें। अच्छा, वहाँ लैब थी तो वहाँ बंसन बर्नर भी था। हम लोग सब सिखाते थे बच्चों को कि केमिकल रिएक्शन है ये, किस तरह से क्या करना है। तो मैंने जिस तरह पेपर में मैंने फ्लावर अपने जो कट करती थी ना, मैंने वही चीज़ फोम शीट पे की। और जब मैंने वो गुलाब बनाया तो वो टीचर बैठी थी, कह रही मुनीबा तुम कब से लगी हुई हो, मैंने देखा है कि ये इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। वहाँ से मैंने पिक लिया और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था पेंसिल टॉपर के ऊपर। पेंसिल के टॉपर जो होता है वो, तो वहाँ तकरीबन 100 रुपीज़ में बच्चों ने मुझसे पेंसिल खरीदी थी स्कूल में। मिस हमें भी बना दे, मिस हमें भी बना दे। तो मेरी टीचर ने बोला मुनीबा इसको तुम सेल करना शुरू करो प्रॉपरली। वहाँ से मैंने जो है ना इसको काम स्टार्ट किया था। लाइक ये 2007 या 8 की बात है। वहाँ से आपको यानी आइडिया आया कि आपको इसको एज अ बिजनेस। फिर मैंने जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सा गुलाब बनाया अपनी कज़न की शादी पे, और मैंने अपने ना ड्रेस के ऊपर यहाँ लगाया।
वो भी इतना बड़ा फेमस हुआ कि यार मुनीवा ने कहाँ से स्टाइल निकाला, ये हर चीज़ नहीं होती। फिर चोकर पे आई, फिर वो क्राउन बना था, क्राउन पे आई, फिर वो हाथ से, फिर वो आइडिया आते ही चले गए। फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि और कैसे जो है ना मटेरियल मिल सकता है जो नेचुरल फ्लावर्स की तरफ जो है ना लुक दे। एंड फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह जब कहते हैं ना लगन होती है तो अल्लाह ताला आपको कर देता है। बहुत सर्वे किए, समझे मैंने सालों लगाए ऐसा मटेरियल ढूंढने के लिए। एक इम्पोर्टर है, उससे मेरी हुई कोलैबोरेशन, मतलब उसने कहा कि मैं कर दूंगा आपको। मैंने उसको फिर कलर बताया, साइज बताया, उसने फिर मुझे मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू किया। वो हांगकांग में होते हैं, हांगकांग से मुझे जो है ना वो चीज़ें भिजवाते हैं। तो अब आपका सारा इम्पोर्टेड होता है जो भी मेरा आपका सारा मटेरियल इम्पोर्टेड है। सही। हर चीज़ इम्पोर्टेड है। मैंने लोकली भी ट्राई किया लेकिन वो मज़ा नहीं आता, वो लुक नहीं आता जो एक स्पेशल लगती है ना, ज्वेलरी के अंदर अट्रैक्शन आती है, वो नहीं आती। तो वैसे फिर लोकल भी जब अच्छे लोग होते हैं। आपको ऑर्डर देते हैं तो वो मतलब वीक बिफोर बताते हैं, मंथ बिफोर आपको बताना पहले तो पड़ता है ये किस था कि तरीके मैं से? बनाती थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने वेरिएशन ज़्यादा कर दी हैं और फिर हैवी से हैवी लुक चाहिए होता है ब्राइड्स को, तो मैंने फिर उनका 20 डेज़ का टाइम रख दिया, क्योंकि फिर एक दिन में कटिंग अपनी पर्सनल वो भी होते हैं, शूज़ भी होते हैं, वो भी सही। देखने होते हैं। लेकिन ये है कि मुझे लग जाता है, लाइक अगर मैं जल्दी उठूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्ली टू बेड वाला हिसाब रखूँ तो आई वर्क मोर देन 10 आवर्स। इतना मेरा जो है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है काम के तो अंदर। आपका जो यानी आपका सिग्नेचर स्टाइल है वो ब्राइडल्स पे है, ब्राइडल ज्वेलरी और मेरा सिग्नेचर जो है ना, मेरा रोज़ है। रोज। अब रोज़ आप किसी भी तरह इन्फ्यूज़ कर लें, आप ब्राइडल ज्वेलरी में कर लें या कैजुअल में कर लें, मेरे रोज़ सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे फेमस है, उनका सही। मेकिंग स्टाइल और ये सारी तो चीज़ें। अब आप जब आपने स्टार्ट करा तो आपको देख के और भी फीमेल्स ने स्टार्ट किया बहुत होगा? ज़्यादा अब असल में इशू ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ ट्रेंड में आती है ना, उसको सब लेके चल रहे होते हैं। हमें भी ये चीज़ करनी है, ये नहीं देखते कि हमें इसका फ़ायदा हो सकता है, हमें इसका नुकसान हो सकता है। मैंने जब ये चीज़ें स्टार्ट की तो मुझे ये था कि आप कर लो काम, मेरे जैसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप मुझे क्रेडिट कर दो कि हमने इंस्पिरेशन कहाँ से ली। इनफैक्ट अगर मैं कहीं गूगल से इवन नॉन कॉपीराइट भी पिक्चर उठाती हूँ मैं, क्योंकि हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम ब्रांड के तौर पे काम करें, हम कॉपीराइट को किसी की इंक्लूड ना करें। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम कैसी पिक्चर उठा लेते हैं जिसकी कॉपीराइट हो, तो वहाँ प्रॉपर क्रेडिट देते हैं, क्योंकि अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो हम पे कॉपीराइट के केस होंगे। कॉपीराइट का जो ना हमारे लोगों को नॉलेज नहीं है, कॉपीराइट का मतलब क्या। वो कहते हैं नहीं, हमने तो इंटरनेट से पिक्चर देखी है। आपने इंटरनेट से पिक्चर देखी, अगर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए फ्री है। वो किसी का अपना वर्क है, उस पर बहुत कॉपीराइट्स है। नहीं, वो कहते हैं हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ इलीगल चीज़ लीगल है और लीगल चीज़ है ना वो इलीगल है। सही। तो अक्सर मेरी होती है और मैं कहती हूँ कि देखिए आप मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो आप इस तरह यूज़ करें, एटलीस्ट आप मुझे क्रेडिट दे दें। कहते हैं हम क्या करें, हमें तो इंटरनेट से चीज़ मिली है। तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। मैं कॉपीराइट के ऊपर जा रही हूँ, मैं प्रॉपरली एक्शन लूँगी कि आप एक ब्रांड को कॉपी कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप क्रेडिट कर दें, ताकि मुझे एटलीस्ट पता हो कि मुझसे इंस्पायर होगी। क्यों, आई गेस इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर किसी को मेरी चीज़ एक्सपेंसिव लगती है, जस्ट फॉर एग्जांपल, या फिर अगर मैं ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ या मैं किसी काम में बिजी हूँ, तो देयर आर ऑल्टरनेटिव्स कि आप उनसे बनवा सकते हैं मेरा काम देखते हुए, लेकिन एटलीस्ट गिव क्रेडिट कि हमने कहाँ से कॉपी किया, हमने कहाँ से सीखा। अर्न करना सबका हक है। सही। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उससे अपना कहते हैं ना रोजी रोटी चला रहे हो, तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लेकिन आपका एक तरीका जो होता है वो उस चीज़ का बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर एक ट्रैक पे अपना काम कर सकें। एग्जैक्टली। आपकी फैमिली कितना सपोर्टिव है आपके लिए? मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं बैठी हुई भी नहीं होती। सही। क्योंकि वो हमारे माशरे में तो कंसेप्ट ये है ना कि लड़की है तो उसे सिर्फ किचन में घुसा और उसे बस झाड़ू पोछा लगवाओ, वो घर के काम करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी अम्मी, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है कि 3 वक्त खाना चाहिए, और जब इंसान किचन में लगता है ना, तो ये सारे काम बिल्कुल साइड में जाते हैं। तो कहते नहीं, तुम अपना आराम से काम कर लो, मैं देख लूँगी। फिर मुझे एटलीस्ट सुकून होता है कि नहीं, अब्बू है, बाकी भाई वगैरह सबको खाना एटलीस्ट टाइम पे मिल जाएगा क्योंकि अम्मी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। इसी तरह मेरे फादर का बहुत इन्फ्लुएंस है। कहीं ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो पूछते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन आ रहा है, कौन सा इवेंट है। तो अगर मैं बैक ऑफ हो रही हूँ तो मुझे पुश करते, नहीं नीवा तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो है ना काम नहीं कर सकता अगर उसकी बैक सपोर्ट ना हो।
सही। तो और दूसरा अक्सर ऐसा फैमिली में होता है कि वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते, तो मेरे ख्याल से कि हमें अपनी फैमिली से बैठ के कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम्स क्या हैं। एग्जैक्टली ड्रीम्स के अलावा कभी वक्त का नहीं पता होता ना फलक। अगर एक फैमिली पर्सन आपका अर्न कर रहा है, आपकी अच्छी चल रही है, तो नोबडी नोस कि कल को क्या हो जाए, अल्लाह ना करे अगर कैसा मिसाब होता है, वो पर्सन उसकी जॉब चली जाती है या फिर वो ऐसे किसी कंडीशन में आता है कि वो अर्न नहीं कर पा रहा, तो देयर शुड बी समथिंग ऑल्टरनेटिव कि हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं यार ये काम करता है, एटलीस्ट हमारे घर में फाके नहीं होंगे। आपको अपना ये डिस्कशन से क्लियर होती है, खुद ही तो कोई भी आपको नहीं कहेगा ना कि यार ऐसे कर लो इस तरह हो जाएगा, डिस्कस करना पड़ता है। और आजकल का जमाना तो आई गेस कि हर किसी को सब मिलके थोड़ा थोड़ा अर्न करेंगे तभी घर चलते, वरना इतनी इन्फ्लेशन के बाद तो एक पर्सन वाला हिसाब नहीं है जो पहले होता था। सही बात। एक सवाल अब आखिर में हम आपसे करना चाहते हैं कि फलक उस्मान प्रोडक्शंस को आपने अपने साथ कैसा पाया थ्रू आउट योर जर्नी या थ्रू आउट योर वर्क? फलक को मैं तकरीबन 2 साल से ज़्यादा होगा मैं जानती हूँ, और जब स्टार्ट में जब फलक से मेरी हुई थी ना इंटरेक्शन, तो मुझे था यार ये बंदी बस समझोगे बस काम की बात करेगी और उसके बाद फिर साइड में हो जाएगी, मुझे ऐसा इंप्रेशन था। लेकिन जब मैंने पहले शूटिंग की है 2-3 जगह और इंटरव्यूज़ किए, और मेरा इवेंट जब पूरा इन्होंने कवर किया था बेबी शार्क की थीम का, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत कोऑपरेटिव पाया फलक को, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बंदा एग्रेसिव होगा तो रियल में एग्रेसिव हो वो ज़रूरी नहीं है। फलक इज़ वेरी काइंड और माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल वर्क है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए जो हम आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, आपके काम के लिए, और हमारी टीम और हमारी विशेष हमेशा मुनीबास की तरफ देखिए आपके लिए है, लेकिन मैं आपको पहनाऊंगी, मैं आपको पैक में नहीं दूंगी, वो मुझको पहना। ये फलक इत्तेफाक की बात है ब्लू, भाई मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, मतलब मुझे पता नहीं था ब्लू पहन लेंगी। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स जो है दूँ। फ्लावर्स मेरे हिसाब से बहुत प्रेस्टिजियस होते हैं। थैंक्स अ लॉट, और ये बहुत प्यारा है। वेलकम। इसी के साथ हम अपना ये एपिसोड वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।